इस समय 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए तो 30 करोड़ लोग टेंशन में हैं। जब मुकदमा चलता है तो एक पक्ष चाहता है जल्दी जल्दी फैसला हो जाए, दूसरा पक्ष चाहता है मुकदमा देर तक चले। यानी बलात्कारी चाहेगा मुकदमा लंबा चले, पीड़िता का परिवार चाहेगा जल्दी फैसला हो जाए। और हो क्या रहा है, मुकदमा लंबा चल रहा है। इसका मतलब वर्तमान न्याय व्यवस्था बलात्कारियों के पक्ष में है, अलगाववादियों के पक्ष में है, नक्सलियों के पक्ष में है, अपराधियों के पक्ष में है। 1990 में एक आतंकवादी ने 4 सेना के जवानों को मारा, एयरफोर्स के जवानों को मारा। मारने के बाद खुद ही उसने टीवी पे बताया मैंने मारा, और आज भी बैठ के बिरयानी खा रहा है। सही लोग थाने में जाने से डरते हैं। थाना दलाली का अड्डा बन चुका है। तहसील जिसको प्राथमिक न्याय केंद्र होना चाहिए, वो प्राथमिक भ्रष्टाचार केंद्र बना हुआ है। कहते नहीं भारत में सब समान है, सबसे बड़ा फ्रॉड है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। डेमोक्रेसी और उसके इंस्टीट्यूशंस लोगों के विश्वास पे चलते हैं। न्यायपालिका, लोग इसलिए वहां जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं कि लोगों को यह विश्वास होता है कि यहां न्याय मिलेगा। और अगर न्याय ना मिले तो, न्याय बड़ा महंगा हो जाए तो, न्याय गरीबों के पहुंच से बाहर हो जाए तो, क्या ऐसे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फिर कोई विश्वास करेगा? दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा सिस्टम सड़ रहा है, गल रहा है, और लोगों को हिंदुस्तान के अंदर भाषण देने से फुर्सत नहीं है। जो कोई भी शीर्ष पे पहुंचता है, जज साहब हो या कोई भी हो, वो लंबी चौड़ी भाषण तो देते हैं, लेकिन इस सड़े गले सिस्टम का कोई इलाज नहीं निकाल पाता। आज इसी पे चर्चा करेंगे, कुछ नई नई कहानियां ऐसे सुनाएंगे, आप यकीन नहीं करेंगे कि इस देश में किस तरीके से न्याय के नाम पे धोखेबाजी हो रही है। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन ये हो रहा है। और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कितनी बार हम लोग डिस्कस करें कि ये जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गरीब के लिए तो नहीं है, और जो कोई भी न्याय के तथाकथित मंदिर में, माने ऐसा मंदिर है जो कोई जाना नहीं चाहता, कि कोई इस चक्कर में फंस गया तो समझिए कि जिंदगी उसकी बर्बाद हो गई। ये किस तरह का चक्रव्यूह, किस तरह का मकड़जाल न्याय के नाम पे चल रहा है? मनीष जी, इस समय 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। 5 करोड़ मुकदमे का मतलब 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए तो 30 करोड़ लोग टेंशन में है। जब मुकदमा चलता है तो एक पक्ष चाहता है जल्दी जल्दी फैसला हो जाए, दूसरा पक्ष चाहता है मुकदमा देर तक चले। यानी बलात्कारी चाहेगा मुकदमा लंबा चले, पीड़िता चाहेगी, पीड़िता का परिवार चाहेगा जल्दी फैसला हो जाए। जिसका सामान चोरी हो गया वो चाहेगा जल्दी उसका सामान मिल जाए, और जिसने चोरी किया वो चाहेगा मुकदमा लंबा चले। जिसने मर्डर किया वो चाहेगा मुकदमा लंबा चले। जिसके बेटे की हत्या हुई है या पिता की हत्या हुई, वो चाहेगा मुकदमा जल्दी से फैसला हो, डिसाइड हो जाए और सजा हो जाए। और हो क्या रहा है, मुकदमा लंबा चल रहा है। इसका मतलब वर्तमान न्याय व्यवस्था बलात्कारियों के पक्ष में है, आतंकवादियों के पक्ष में है, अलगाववादियों के पक्ष में है, नक्सलियों के पक्ष में है, अपराधियों के पक्ष में है। 1984 में सिखों का नरसंहार हुआ था। यह मुंह पे तमाचा है सभी संविधान की शपथ लेने वालों के। 1984 में सिखों का नरसंहार हुआ था। 2025 चल रहा है, 41 साल बीत चुके हैं। क्या हुआ? किसी को फांसी हुई? किसी की नागरिकता खत्म हुई? किसी को 10-20-50 लाख रुपए पेनल्टी हुई? नहीं हुई। 1990 में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। उस नरसंहार करने वालों में किसी को फांसी हुई? किसी की नागरिकता खत्म हुई? किसी को 10-20 लाख रुपए पेनल्टी लगी? नहीं हुई। 1990 में एक आतंकवादी ने 4 सेना के जवानों को मारा, एयरफोर्स के जवानों को मारा। मारने के बाद खुद ही उसने टीवी पे बताया मैंने मारा, और आज भी बैठ के बिरयानी खा रहा है। इसलिए कहता हूं भाई, वो तो प्रधानमंत्री के साथ उसकी तस्वीरें आई, तो पीएमओ में पहुंच गया था। वो तो आत्मचिंतन करना चाहिए। जौनपुर जिले में 10 बीघे जमीन का मुकदमा 40 साल से चल रहा है, और कहां चल रहा है? अभी वो चकबंदी अधिकारी के यहां चल रहा है। और डिसाइड क्या करना है कि कौन सी वसीयत असली है, कौन सी वसीयत नकली है। 2 वसीयत बनी हुई है।
एक कह रहे हैं 31 मार्च को मर गए रघुवीर मिश्रा, दूसरा कह रहा है 2 अप्रैल को मर गए। आपने एक बहुत चीज कहानी सुनाई थी अभी मथुरा वाली पे बता मथुरा रहा हूं। वाली, हाँ। ठीक है, तो वहां पे रघुवीर मिश्रा की 2 वसीयत बन गई। 40 साल में ये डिसाइड नहीं हो पाया किसकी वसीयत असली, किसकी वसीयत नकली। अरे दोनों को पकड़ के नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लेते, 1 घंटे में पता चल जाता किसकी वसीयत असली, किसकी वसीयत नकली। लेकिन अभी 40 साल से, और चल कहां रहा है, चकबंदी अधिकारी के यहां, उसके ऊपर एसओसी, उसके ऊपर डीडीसी, उसके ऊपर चकबंदी कमिश्नर, उसके ऊपर फिर हाई कोर्ट पहुंचेगा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। तीसरी जनरेशन मुकदमा लड़ रही जौनपुर में, ये उसमें भी न्याय नहीं मिलेगा, उसमें भी न्याय भगवान जाने क्या होगा। मथुरा में विद्या देवी की मां ने 1975 में विद्या देवी को 15 बीघे जमीन दे दिया, क्योंकि विद्या देवी के भाई नहीं था, तो स्वाभाविक सी बात है मां ने पूरी जमीन अपनी बेटी को दे दिया। विद्या देवी की शादी हो गई, इस बीच गांव वालों ने क्या किया, 1995 में विद्या देवी की मां मर गई 1975 में, और 20 साल के बाद विद्या देवी की मां को जिंदा कर दिया मथुरा में। और विद्या देवी जो 2025 में मरी हैं, इनको 1995 में मार दिया, कागज पे, सब कागज पे, सब हाँ। कागज पे। विद्या देवी की मां 75 में मर गई और वो 1995 में रजिस्ट्री कर रही हैं अपनी जमीन 15 बीघे, और विद्या देवी जो 2025 में मरी है वो बेचारी 1995 में मर गई। ये तो हुआ पहला। इसका अगला सोचिए, विद्या देवी 1995 से लेकर 2025 तक अपने कागज लेके घूम रही थी तहसीलदार के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, थानेदार के यहाँ कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। 30 साल में सिद्ध नहीं कर पाई कि हाँ वो जिंदा है। अंत में 98 साल की हो लानत है इस सिस्टम पे, सड़ चुका है, सड़ गया है। थाने में जाने से सही लोग थाने में जाने से डरते हैं। थाना दलाली का अड्डा बन चुका है। तहसील जिसको प्राथमिक न्याय केंद्र होना चाहिए वो प्राथमिक भ्रष्टाचार केंद्र बना हुआ है। थाना जो प्राथमिक सुरक्षा केंद्र होना चाहिए वो प्राथमिक दलाली केंद्र बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लोग भ्रष्टाचार के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। जौनपुर में एक वो बेंगलोर में बहुत फेमस केस हुआ था जिसने आत्महत्या कर लिया था। जज के बारे में कहा था कि 5 लाख रुपए मांग रही है, 5 लाख हम नहीं दे रहे हैं इसलिए हमको गलत कर रही है। फर्जी केस से लोग मर रहे हैं, फर्जी गवाही से लोग मर रहे हैं, फर्जी मुकदमे से लोग मर रहे हैं, फर्जी जांच से लोग मर रहे हैं। और कुछ भी फर्जीवाड़ा कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे जब हाई कोर्ट के जज उनके घर में नोटों का बंडल मिल रहा है तो लोग डिफेंड करने के लिए खड़े हो जा रहे हैं। और अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। अरे एफआईआर तक नहीं हुई। मतलब किसी मुख्यमंत्री के यहाँ अगर नोटों का बंडल मिला होता तो कुछ न कुछ हुआ होता, कुछ न कुछ एफआईआर तो सही होता, बात है। गिरफ्तारी नहीं होती, एफआईआर तो होता, लेकिन ना, उनके खिलाफ एफआईआर भी नहीं हो रहा। इंपीचमेंट होगा, मतलब नौकरी से निकाला जाएगा, उनको सजा नहीं होगी, वो जेल नहीं जाएंगे। ये भारत का सिस्टम है। कहते नहीं भारत में सब समान है, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, भारत में सब लोग कानून के सामने समान है। आप ये देख लीजिए फ्रॉड हो क्या रहा है। आप किसी की इज्जत तार तार कर सकते हैं। थाने में किसी एक आदमी को 1 लाख रुपए दीजिए, जो आरोप लगवाना है वो आरोप लगा दीजिए। हवलदार को 50,000 रुपए दीजिए, वो फर्जी एफआईआर कर देगा। थानेदार को 5 लाख 10 लाख रुपए दीजिए, वो फर्जी जांच कर देगा। 50,000 रुपए में, 20,000 रुपए में गवाह आपको 20-25 मिल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गवाही करा दीजिए। जज साहब को 10 लाख रुपए दीजिए, वो आपके मन मुताबिक फैसला। वो आप एक कहानी सुना रहे थे बिहार की। हाँ, अरे बिहार का एक केस आया, बिहार का एक केस आया। जिस व्यक्ति ने मारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया थानेदार ने 10 लाख रुपए लिया, उसी के नाम के दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, आनंद सिंह। एक आनंद सिंह ने मारा, उसको गिरफ्तार नहीं किया, एक दूसरे आनंद सिंह को पकड़ा, उस आनंद सिंह को जेल में डाल दिया, और बाद में मुकदमा चला। उस आनंद तो वो आनंद सबूत के अभाव में छूट गया, तो दूसरे वाले आनंद का मुकदमा किसने लड़ा? पहले वाले आनंद ने, जो मर्डरर है। उसने थानेदार को पैसा दिया, दूसरे आनंद को पकड़वाया, उससे बात करके पकड़वाया। उस आनंद को बोला, गरीब था, बोले काम करो तुम पैसा पकड़ो, तुम्हारे परिवार को मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूं, तो परिवार तुम्हारा चलता रहेगा, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। और पता था छुड़ा लेगा, छुड़ा लिया। क्यों? क्योंकि इस वाले आनंद के खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं था, कोई सबूत नहीं है। अंत में क्या हुआ? ट्रायल कोर्ट के जज ने सबूत के अभाव में छोड़ दिया। ये हो रहा है भारत में। ये जितने सबूत के अभाव में छूटने वाली घटनाएं आती है ना, अरे ये मुंबई आतंकवादी हमला देख लीजिए। मतलब मुंबई आतंकवादी हमले में जो ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ, उसकी आपको मैं घटना बताता हूं। 2004 में मैड्रिड में बम ब्लास्ट हुआ था, जैसे मुंबई में हुआ 2006 में। हाँ। मैड्रिड में बम ब्लास्ट करने वालों को 40,000 साल की सजा हुई। 21 लोग थे उसमें, 40,000 साल की सजा। 2005 में लंदन में ऐसे ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें भी सबको आजीवन कारावास हुआ। और 2006 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, उस मुंबई ब्लास्ट में सबूत हम लोग बरी हो गए, छूट गए।
और उनको अभी जेल में ही है ना, वो बाहर है, बाहर है और भाई कोर्ट के आदेश से बाहर है। कोर्ट के आदेश मतलब कोर्ट को उन 12 लोगों के मानवाधिकार की चिंता थी, लेकिन जो 189 लोग मर गए और जो 800 लोग घायल हो गए उनके ह्यूमन राइट की चिंता नहीं थी, केवल उन 12 आतंकवादियों की ह्यूमन राइट की चिंता थी। ऐसे न्याय व्यवस्था पे कैसे विश्वास? अरे भैया छोड़ना था। पहली बात तो जब ट्रायल कोर्ट के जज ने फांसी दिया और डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट के जज उसको सीधे बरी कर रहा है, तो या तो ट्रायल कोर्ट का जज ना समझ है या तो हाई कोर्ट का जज ना समझ है, और उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, और किसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हिंदुस्तान के लोग मर जाए, मरने दो, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया अगर आपको लग रहा है कि ट्रायल कोर्ट का जज नासमझ था, अपनी संतुष्टि के लिए ये कहते कि काम करिए, हमको सबूत ठीक नहीं लग रहा है, हम इन 12 का नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट कराएंगे। भारत का संविधान हाई कोर्ट के जजों को और सुप्रीम कोर्ट के जजों को इतनी पावर देता है कि कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए वो चाहे तो इस हद तक जा सकते हैं, अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते। बोले काम करो, इन 12 का भैया नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट कराओ, मैं भी देखूंगा और सारे मीडिया के सामने इसका लाइव करो। हाँ, देश को पता चलना चाहिए कि वो 12 निर्दोष थे या 12 दोषी थे। ये मुझे एक बात बताइए, मुझे ये बात समझ में, ये नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट से क्यों बच रही है? पता नहीं क्यों बच रहे हैं, सच्चाई सामने आ जाएगी। अदरवाइज सोचिए 2 इंजेक्शन लगाना होता, केवल 2 इंजेक्शन लगाना। ब्रेन मैपिंग में तो इंजेक्शन भी नहीं लगाना। ब्रेन मैपिंग में क्या करना है, जैसे हम लोग गाना नहीं सुनते, ऐसे यहाँ कान पे लगा के आराम से बढ़िया गाना सुनते रहते हैं, वैसे 2 मशीन लगा देनी, हाथ पैर पे वो चिपका देना जैसे हम अल्ट्रासाउंड में करते हैं, और वो पल्स पढ़ता रहेगा, पल्स पढ़ता रहेगा। ब्रेन मैपिंग वैसे हो जाती है। हाँ, नार्को में 2 इंजेक्शन देना पड़ता है। अरे भैया बीमार होते इंजेक्शन लगवाते हैं ना, और जहां इतना बड़ा मामला है, आतंकवाद का मामला है, हत्या का मामला है, ड्रग का मामला है, रेप का मामला है, वहां पे नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने में कैसे फंडामेंटल था ना? नार्को टेस्ट तो किया था 3-3 बार किया साध्वी प्रज्ञा का। हाँ, साध्वी प्रज्ञा क्या किया, साध्वी प्रज्ञा क्या किया ना? हाँ, साध्वी प्रज्ञा क्या किया, लेकिन तो उधर नहीं किया। ये तो देश है ये। अच्छा, आप जरा सोचिए मुंबई में कैसे खेल हुआ। 2006 में बम ब्लास्ट हुआ, उस समय सिंधे थे मुख्यमंत्री, सुशील कुमार सिंधे। उन्होंने जांच एटीएस को दे दिया, एटीएस ने अपनी जांच पूरी कर दिया। किसी भी राज्य की जो सबसे एक्सपर्ट एजेंसी मानी जाती है वो एटीएस है। 2008 में 2 साल के बाद विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने इस बम ब्लास्ट की जांच क्राइम ब्रांच को दे दिया। अरे भैया, क्राइम ब्रांच से जांच एटीएस को जाती है, एटीएस से को कैसे जाएगा? क्राइम ब्रांच जाती है, वोट बैंक। हाँ, वोट बैंक। और क्या हुआ, और दोनों जांच एजेंसियों ने 2 नए बात बता दिया। एटीएस ने बोला इंडियन मुजाहिद, वो क्या बोलते हैं, लश्कर ए तोयबा इसमें शामिल है, सिमी शामिल है, आईएसआई शामिल है, और ये जो बम इकट्ठा किया प्रेशर कुकर में, वो इकट्ठा किया गया घोवंडी में। क्राइम ब्रांच कह रही है ना इसमें लश्कर ए तोयबा है, ना इसमें सिमी है, कुछ नहीं, इसमें तो इंडियन मुजाहिदीन है, और वो बम जो है वो घोवंडी में नहीं, सिवरी में पकड़ा गया। तो दोनों जांच एजेंसियां ठीक उल्टा चली गई। एक कह रही है लश्कर ए तोयबा, दूसरा कह रहा है इंडियन मुजाहिदीन। एक कह रहा है सिमी है, एक कह रहा है सिमी नहीं है। एक कह रहा है बम सिवरी में मिला, एक कह रहा है बम घोवंडी में मिला। उसका फायदा उठाया आतंकवादियों के वकीलों ने और वो दलील वहां पेश कर दिया। लेकिन माननीय हाईकोर्ट के जज साहब को एक बार ये कम से कम नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट करा के कंफर्म कर लेना चाहिए था। अपने सामने करा लेते, बोले काम करो भैया, 12 दिन हम कोई काम नहीं करें, 12 दिन यही करेंगे। जब सुनवाई 30 दिन हो सकती है तो 12 दिन टेस्ट करा लेते, वीडियोग्राफी करा लेते, अपने सामने जितने सवाल थे सारे सवाल पूछ लेते, क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेते। लेकिन फिलहाल छूट गए। ये कह रहा हूं भारत की न्यायिक व्यवस्था की स्थिति है। भारत में लोग अब कोर्ट जाने से डरते हैं, भारत में लोग थाना जाने से डरते हैं, भारत में लोग तहसील जाने से डरते हैं। हालत तहसील में क्या हो रही है, जमीन आपकी है, आपको पता ही नहीं है, कोई और आ रहा है, मनीष कुमार बन के आपकी जमीन बेच के चला जा रहा है, और अब आप उससे मुकदमा लड़ो। 50 साल मुकदमा लड़के क्या करेंगे आप? आपको आपकी जमीन मिल जाएगी अगर ठीक ठाक आपने पैरवी कर लिया तो, लेकिन उसको कुछ नहीं होगा। हमने समझ में नहीं आ रहा इस चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, जमीन के मामले को, इसको सिविल मुकदमा क्यों बना रखा है? अरे सीधा सीधा क्रिमिनल मुकदमा है। ये फ्रॉड तब रुकेगा जब सिविल डिस्प्यूट को हम क्रिमिनल डिस्प्यूट बनाएंगे। कोई जगह जमीन पे कब्जा कर रहा है, कोई हमारी जमीन बेच के चला जा रहा है, कोई हमारे घर खाली नहीं कर रहा है, उसको हम करें सिविल डिस्प्यूट है। काय का सिविल डिस्प्यूट है? काय का सिविल डिस्प्यूट भैया? देखो क्रिमिनल एक्ट है, ये तो क्रिमिनल एक्ट है। जमीन पे कब्जा करना, दूसरे की जमीन को बेच देना, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लेना, ये तो क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन चल रहा है। और दुख इस बात का है, सुप्रीम कोर्ट में आधार के केस पे 40 दिन सुनवाई हुई। 5 जजों की बेंच 40 दिन सुनवाई कर रही है। ऐसे बहुत आते हैं, एक एक मैटर आते हैं, उसमें 7 जज की बेंच, 9 जज की बेंच 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन सुनवाई करती है।
आज तक सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर कभी एक बेंच नहीं बनाई, 2 जज की बेंच भी नहीं बनाई, जबकि जस्टिस विद इन ईयर पॉसिबल है, जस्टिस विद इन ईयर हो सकता है। सारे फर्जी केस बंद हो जाएंगे, फर्जी एफआईआर बंद हो जाएगा, फर्जी जांच बंद हो जाएगी, थाना जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है ये प्राथमिक सुरक्षा केंद्र बन जाएगा जस्टिस विद इन ईयर हो जाए। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, ये तहसील जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना ये प्राथमिक न्याय केंद्र बन जाएगा। दुर्भाग्य देखिए, न सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर चर्चा हो रही है, न संसद में जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर चर्चा हो रही है। और 30 करोड़ लोग टेंशन और परेशानी में जी एकदम परेशान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।